हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। सो यू कैन स्टडी द अबाउट द रिलेवेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट द टू सेक्टर इकोनॉमी, एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट द थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी। या फर्स्ट पार्ट में टू सेक्टर इकोनॉमी तक हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? सो यू शुड रिमेंबर जॉन मैनार्ड कीन्स वाज द पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था दैट ही गेव इन अ बुक, दैट इज द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन द ईयर 1936, विच इज आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। 1930s में बहुत बड़ा एक डिप्रेशन आया था, जिसमें पहले लोगों का पहले जो इकोनॉमिक्स की थियरी चलती थी दैट वाज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो सकती है, फ्री लेजर फेयर इकोनॉमी हो सकती है, दैट कैन बी द मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं एंड देन दे रीच टू द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। बट आफ्टर द 1930s दे रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी थियरीज दी थी। 1936 में उन्होंने अपनी बुक दी थी, दैट वाज द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने सारे मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। सो यू शुड रिमेंबर द पर्सन हु इज आफ्टर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें हम रियल फ्लो और मनी फ्लो देखने वाले हैं। हम मानकर चलते हैं हमारे पास में दो सेक्टर है, वन इज द हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज द फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म को अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है देन दे टेक द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से वो लोग फैक्टर सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं। एंड डू रिमेंबर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई भी सेविंग्स नहीं होती, तो जितना भी हाउस होल्ड को पैसा मिलता है वो सारा का सारा उसको खर्च कर देते हैं किस चीज में? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। एंड दे परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। तो इसी तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है हमारा? हमारे पास में दो सेक्टर्स हो गए, एक तो हमारा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, वन इज द हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज द फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सबसे पहले इसको फैक्टर सर्विसेज देता है, और फैक्टर सर्विसेज के बदले में इसको मिलता है फैक्टर पेमेंट, विच इज डन बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट, और जितना भी पेमेंट हाउस होल्ड्स को मिला वो सारा का सारा पेमेंट फर्म्स को दे देती हैं फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को जो देता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज। सो हियर द upper part is the physical flow. It is known as the physical flow of income, जिसके अंदर हम लोग ओनली गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। एंड दिस द लोअर पार्ट इज नॉन एज द मनी फ्लो और द नॉमिनल फ्लो, जिसके अंदर हम लोग मनी के फ्लो की बात करते हैं। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम रियल फ्लो भी बोलते हैं, इसे हम मनी फ्लो भी बोलते हैं, और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। सो what is the what is a real flow? Real flow says that there will be flow of money between the household sector and the firm sector. मनी का फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले फर्म्स देता है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड फर्म्स को देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द रियल फ्लो? रियल फ्लो इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज का फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म, उसके बाद में फर्म से प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज देता है, दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। डू रिमेंबर जो भी पेमेंट्स होता है दैट बिकम्स द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, और जितने भी हाउस होल्ड के इनकम होते हैं हाउस होल्ड एंटायरली स्पेंड द एंटायर इनकम, तो उनके एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, वही फर्म्स की टोटल रिसीट हो जाती है, और दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इनकम मेथड में यहाँ पर कहीं पर भी बात कर लो, द नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल आउटपुट। इसी लॉजिक के कारण क्या नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी दे दो आपके लिए वो सारी चीजें एक बराबर है। अब जब हम इनकम डिटर्मिनेशन करेंगे तो आपको यहाँ इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज मिलती हैं। एक तो होती है एडी इज इक्वल्स टू एस अप्रोच, एक होती है लीकेजेस एंड इंजेक्शन अप्रोच। इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती क्या है? दिस इज द ऑप्टिमम सिचुएशन जहां इकोनॉमी में ना ओवर प्रोडक्शन होंगे ना अंडर प्रोडक्शन होंगे, जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन।
तो यहाँ पर सबसे पहली अप्रोच होती है दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. वन इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अनदर इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दो चीजों से मिलकर बनता है एग्रीगेट डिमांड. एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. मतलब एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए मुझे दो वेरिएबल्स को समझना है, एक तो कंजम्पशन फंक्शन समझना है और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझना है. नाउ व्हाट इज कंजम्पशन? आप लोग खुद भी कंजम्पशन कर रहे हैं, सो यू कैन इजीली कोरिलेट विद योर डेली लाइफ. कंजम्पशन होता क्या है? इट इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इनकम का वो पोर्शन जिससे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन. डू रिमेंबर, अगर आपकी इनकम जीरो है तभी भी हम कंज्यूम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट्स, यू डू नॉट अर्न एनीथिंग, लेकिन फिर भी हम लोग खर्चा करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. तो जब इनकम जीरो होती है तो इसका मतलब कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाता है. वी ऑलवेज कंज्यूम समथिंग. और फिर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते हैं. सो डू रिमेंबर, कंजम्पशन इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरे कंजम्पशन बढ़ते हैं. मैंने इनकम इज जीरो, द कंजम्पशन इज नॉट जीरो. तो जितना भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं जब इनकम जीरो है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल लेटर ए, and that is known as the autonomous consumption. It represents the consumption when the income is zero. अगर हम इसके consumption और income के बीच में एकदम particular relation की बात करें, then consumption का जो relation है वो इस equation के through हम show करते हैं. C is equals to A plus BY. A is the autonomous expenditures. That means अगर आपकी income zero है तो भी कितना खर्च करने वाले हैं. B represents the slope. स्लोप का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. और आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं. तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई रिप्रेजेंट्स एमपीसी. ये एमपीसी का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारी जो इक्वेशन बनती है वो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई है. इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाता है? इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम. तो हमारा जो कर्व होगा दैट विल बी अपवर्ड स्लोप. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस. इट रिप्रेजेंट्स कि इतना कंजम्पशन मुझे करना ही पड़ेगा. फिर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा. तो इस तरीके से ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन बन गया. तो यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई? सी इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हेन इनकम इज जीरो, सी इज ग्रेटर देन वाई. व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्वल, दैट इज दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज नॉन एज द ब्रेक इवन पॉइंट. अगर हम इनकम लाइन बनाते हैं तो इनकम लाइन हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होती है. क्यों होती है इसको भी हम आगे समझेंगे. फिर सी हमेशा इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इनकम, बट द इंक्रीज इन सी विल ऑलवेज बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इन्वेस्टमेंट फंक्शन टॉक अबाउट कि हम कितना न्यू कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा दो तरीके का हो सकता है. इट कैन बी ऑटोनोमस, इट कैन बी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. बट वी हेयर टॉक इन द शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम. जो आपके इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट हमारे इनकम के बढ़ने की वजह से, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपके इनकम के बढ़ने की वजह से बढ़ते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. हम इक्विलिब्रियम अप्रोच में जो इन्वेस्टमेंट्स यूज करेंगे दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. Next is the saving function, which can be derived from the consumption function. What do you mean by saving? Saving is that part of income which you do not spend on the consumption of goods and services. मैंने 1,000 रुपए कमाया, 1,000 में से 400 रुपए का मैंने 600 रुपए का अगर मैंने कंजम्पशन कर लिया तो 400 रुपए जो मेरे पास बच गए दैट इज नॉन एज माई सेविंग्स. तो सेविंग्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन इज द सेविंग. तो इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन हमारी सेविंग्स हो जाएगी. सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन. और यू कैन से इनकम का एक पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं और दूसरा पोर्शन हम सेव करते हैं. तो इनकम इज सेविंग्स प्लस कंजम्पशन. अगर सेविंग इक्वेशन देखनी है तो कंजम्पशन इक्वेशन थी सी प्लस ए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई. सेविंग इक्वेशन में जस्ट ये माइनस हो जाता है. ए की जगह माइनस का ए हो जाएगा. माइनस ए मतलब जब आपकी इनकम जीरो है तो आपका सेविंग कितनी नेगेटिव में है, दैट इज माइनस ए. और बी की जगह 1 माइनस बी हो जाएगा. जस्ट हमने सिंपली क्या किया है, इनकम में से सी को माइनस कर दिया. तो अकॉर्डिंगली जो मेरी सेविंग्स की इक्वेशन बनी वो हो गई एस इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई.
तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो डू रिमेम्बर, जब मेरी इनकम जीरो होती है तब मेरा कंजम्पशन जीरो नहीं होता, स्टिल आई कंज्यूम समथिंग। दैट मीन्स उस टाइम पे मेरी सेविंग्स नेगेटिव में जाती हैं, आइदर आई बोरो फ्रॉम समवन, या फिर मैं मेरी पास सेविंग्स को यूज करके कंजम्पशन कर रही हूँ, तो मतलब वहां सेविंग्स की जगह डिससेविंग्स होती हैं। तो हमेशा सेविंग फंक्शन आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। जितना आपने पॉजिटिवली सी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं उतना ही नेगेटिवली हम एस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, एंड अगेन दिस पॉजिटिवली स्लोप, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग्स भी बढ़ती है। तो याद रखना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स बढ़ेगी। स्टार्टिंग में जब इनकम जीरो है तो सेविंग्स आपकी नेगेटिव रहती है, फिर इनकम और बढ़ती है तो इनकम और सेविंग्स आपकी बराबर हो जाती हैं। जब इनकम और सेविंग्स आपकी बराबर हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर जैसे जैसे मेरी इनकम और बढ़ती है वैसे वैसे फिर मेरी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। तो वी कैन डिराइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम अ कंजम्पशन फंक्शन ऑल्सो। जैसे मैंने ये सी लाइन बनाई थी, सी लाइन मैंने वाई एक्सिस से स्टार्ट की, देन इट इज पॉजिटिवली स्लोप, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन द चेंज इन सी इज लेस देन द चेंज इन इनकम, इसलिए हमारा सी लाइन वाई लाइन के नीचे आ जाएगा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे। एंड वाई लाइन इज ऑलवेज 45 डिग्री लाइन। तो जितना आपने पॉजिटिव कंजम्पशन फंक्शन को स्टार्ट किया है उतना ही नेगेटिव हमने सेविंग फंक्शन को स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पर ए अगर मैंने 10 लिया है तो एस माइनस का 10 होगा। तो यहाँ माइनस का 10 से मैंने सेविंग स्टार्ट की। फिर जिस पॉइंट पर यहाँ बीपी आ रहा है, बी पी का मतलब जहां पर सी इज इक्वल्स टू वाई है, सेम पॉइंट पे एस विल बी इक्वल टू जीरो। सेम पॉइंट पे एस विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इट विल टच टू द एक्स एक्सिस एंड दैट इज नॉन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। और जब हमको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारी सेविंग लाइन बन जाती है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव फंक्शन। आगे हम बात करते हैं प्रोपेंसिटीज की। तो हमारे पास में चार तरीके की प्रोपेंसिटीज होती हैं। दो तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है और दो प्रोपेंसिटीज टू सेव होती हैं। अब एवरेज प्रोपेंसिटीज दो तरीके की, वन इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है आप अपनी इनकम का, टोटल इनकम में से आप टोटल कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज एपीसी। द फॉर्मूला इज सी अपॉन वाई। तो इफ यू रिमेम्बर हमेशा हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी जीरो। तो एपीसी भी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। कब? अगर आपका सी और वाई इक्वल है तो आपका एपीसी वन होगा, और अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है, वाई कम है, देन एपीसी विल बी ग्रेटर देन वन। एंड इफ सी इज लेस एंड देन वाई, इन दैट सिचुएशन एपीसी विल बी लेस देन वन। तो डू रिमेंबर दिस थिंग, एपीसी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इनकम लिख लिया 100, 200, 300, 400। फिर अगर मैं आपको बात करूं, ए मेरा 20 है एंड बी इज मेरा 0.8, तो इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट कंजम्पशन देन हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? सिंपली इक्वेशन में पुट करो, y इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो c हो जाएगा, a हमने 20 लिया है, b हमने 0.8 लिया है, किसका? y का, y मैंने 100 लिया है। तो उस सिचुएशन में इट विल बी 80 प्लस 20 दैट इज 100। ये मेरा 80 प्लस 20 हो गया 100। और जब मेरी इनकम जीरो होगी तब मेरा कितना आएगा? तब ये 20 आएगा। फिर उसके बाद में और इसको इंक्रीज करते जाओ, इट विल बी 160 प्लस 20, 180। ये 180 हो गया। देन इट विल बी, अगर 300 लिख देंगे तो 240 प्लस 20, 260। देन इट विल बी 320, लाइक दिस इट विल बी द कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका एपीसी अगर हम कैलकुलेट करें, एपीसी कैसे कैलकुलेट होगा? सी अपॉन वाई करके। दैट मीन्स यहाँ पर 100 अपॉन 100 दैट इज 1, देन 180 अपॉन 200 इट विल बी 0.9, देन 260 अपॉन 300, तो हम देखेंगे 1, 0.9 एंड इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो आपका एपीसी रिड्यूस ही होता जाएगा, इट विल नेवर इंक्रीज। एपीएस कैसे निकालेंगे? एपीएस मतलब आप इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड एट सेविंग्स अपॉन इनकम एस अपॉन वाई। सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन योर इनकम, दैट्स व्हाई एपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। एपीसी हमेशा 1 से कम ही होगा। एपीसी जब जीरो होता है दैट रिप्रेजेंट्स हमारी सेविंग जीरो है, या फिर हमारा कंजम्पशन और इनकम बराबर है, दैट इज द पॉइंट एट ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और एपीएस 0 होता है। फिर अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है और सेविंग्स नेगेटिव में है, उस सिचुएशन में आपका एपीएस नेगेटिव जाएगा। और जब आपकी कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, दैट मीन सेविंग्स पॉजिटिव है, तो एपीएस हमारा पॉजिटिव रहता है।
but it will be less than 1. तो APS always increases with increase in income. Do remember, जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरा APS भी बढ़ता है, MPC भी बढ़ता है, MPS भी बढ़ता है, लेकिन APC कभी भी नहीं बढ़ता. APC हमेशा मेरा रिड्यूस होता है. अब व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी इज द चेंज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. अगर मेरी इनकम 10,000 से बढ़ गई तो मेरा कंजम्पशन अगर 6,000 से बढ़ रहा है तो एमपीएस हो जाएगा 0.6. तो मेरी इनकम के बढ़ने की वजह से मेरे कंजम्पशन कितने बढ़े उसको हम बोलते हैं एमपीसी. एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का मतलब क्या है? आपका अगर इनकम बढ़ती है तो आपके कंजम्पशंस बढ़ेंगे, लेकिन आपके जितनी इनकम बढ़ी उतने नहीं बढ़ेंगे. इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1. हम इस अप्रोच में मानकर चलते हैं कि एपीसी रिमेन कांस्टेंट. जरूरी नहीं होता एपीसी कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि एपीसी रिमेन कांस्टेंट. इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम. नेक्स्ट, एमपीएस कैसे निकालते हैं? इट इज द चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम. ये भी हमेशा आपका 0 से ग्रेटर होता है, लेस देन 1 होता है. एंड इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट एपीसी विल रिमेन कांस्टेंट. Another, do remember that APC plus APS will always be equal to 1. दो equations बनती है, APC plus APS will always be equal to 1 and MPC plus MPS will always be equal to 1. तो ये दो equations आपने याद रखनी है. अब आगे हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है, जैसे मैंने पहले बताया था, एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच और दूसरा लीकेजेस एंड इंजेक्शन अप्रोच. पहले हम बात करते हैं एडी और एएस अप्रोच. तो इट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट द बायर्स आर इंटेंडेड टू बाय. कितना वो परचेज करने वाले हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? व्हाट द प्रोड्यूसर्स इंटेंड टू प्रोड्यूस, जितना वो सप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई. So aggregate demand is the realized value, whereas the aggregate supply is the expected value. जो producers production करते हैं, that वो production करते हैं on the expectation basis कि consumers कितना demand करेंगे, इसलिए इसको expected value बोलते हैं. और demand consumers actually करते हैं, इसलिए उसको हम realized value बोलते हैं. अब AD is made up of two variables. आपकी तीन तरीके की इकोनॉमीज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर. 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास में दो ही सेक्टर होते हैं. वन इज द हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज द फर्म सेक्टर. 3 सेक्टर में गवर्नमेंट और ऐड हो जाता है. 4 सेक्टर में फॉरेन सेक्टर और ऐड हो जाता है. इन तीनों ही सेक्टर में एडी और एएस अलग अलग है. मैं एक साथ में तीनों सेक्टर्स का बता देती हूँ. 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. 3 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी. एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. अगर एएस की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एएस इज मेड अप ऑफ सी प्लस एस. 3 सेक्टर में इट इज मेड अप ऑफ सी. 3 सेक्टर और 4 सेक्टर दोनों में ही इट इज मेड अप ऑफ सी प्लस एस प्लस टी. तो हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच क्या बोलता है? जहां एडी और एएस बराबर हो वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है. दैट मीन्स मुझे एडी का कर्व बनाना होगा और मुझे एएस का कर्व बनाना होगा. एडी का कर्व बनाने के लिए मुझे सी और आई लाइन बनानी होगी और एएस का कर्व बनाने के लिए मुझे सी प्लस एस लाइन बनानी होगी. दैट मीन्स सी प्लस एस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम. सी प्लस एस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम. और इनकम लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे, इट इज ऑलवेज 45 डिग्री लाइन. तो आपका एएस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. एएस हमेशा आपका 45 डिग्री लाइन ही बनेगा. दैट इज ऑल्सो नॉन एज द इनकम लाइन. दैट इज ऑल्सो नॉन एज द सी प्लस एस लाइन. वो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनता है. 2 सेक्टर इकोनॉमी में बस अब हमें एडी की कर्व देखना है. एडी का कर्व कैसा बनेगा? आपको सबसे पहले आई कर्व बनाना है, विच इज ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा. सी फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सी फंक्शन कैसा होता है? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमारा एडी कर्व हो जाएगा. एडी और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ये हमारा एडी कर्व बन गया. ये हमारी 45 डिग्री लाइन, ये इनकम लाइन बन गई. अब अगर हमको इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है तो एडी और एएस को हमें साथ में प्लॉट करना है. ये हमारी कंजम्पशन लाइन है. दिस इज अवर कंजम्पशन लाइन. ये हमारी इन्वेस्टमेंट लाइन हो गई. उसके ऊपर हो गई हमारी एडी लाइन. ये मेरी एडी लाइन है.
एएस लाइन मेरी 45 डिग्री लाइन हो गई। जिस पॉइंट पे एडी और एएस बराबर होता है उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो कंजम्पशन जिस पॉइंट पे सी और वाई बराबर होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो इसी कर्व में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को भी मार्क किया, इसी कर्व में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट को भी मार्क किया है। इक्विलिब्रियम पे एडी और एएस बराबर होता है, इससे पहले एडी इज ग्रेटर देन एएस और उसके बाद में एडी इज लेस देन एएस। अगर एडी और एएस बराबर नहीं है तो उसको डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमारा टारगेट होता है कि हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचे। तो इफ द एडी इज लेस देन एएस, एडी हमारी कम है, एएस ज्यादा है, दैट मीन्स देयर हैव यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक बच गया। और अगर अनसोल्ड स्टॉक बच गया तो प्रोड्यूसर्स फर्दर प्रोडक्शंस को रिड्यूस कर देंगे, और फर्दर प्रोडक्शंस रिड्यूस होगा उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारी इनकम कम होगी एंड एएस विल रिड्यूस। एएस रिड्यूस हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली वी विल रीच टू द सिचुएशन वेयर एएस इज इक्वल्स टू एडी। Another disequilibrium situation is if AD is more than AS, then what? If AD is more, that means इकोनॉमी में कुछ अनफुलफिल्ड डिमांड रहेगी और जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को लॉस हुआ, तो वो आगे के पीरियड्स में प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे, दे विल प्लान इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी एंड एएस विल इंक्रीज। और एएस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, देन वी विल रीच अगेन टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज हाउ वी रीस्टोर द डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। आपके क्वेश्चंस में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो डू रिमेंबर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एडी और एएस बराबर होता है, एएस का मतलब वाई होता है और एडी का मतलब सी प्लस आई होता है। तो एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इसको और एक्सपेंड करें तो वाई इज इक्वल्स टू सी कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी वाई प्लस आई। ये हमारी हो गई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो y वेरिएबल्स अगर हमने एक जगह ले लिए तो ये हो गया y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस वाई। y कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी, इट बिकम्स ए प्लस आई। अकॉर्डिंगली जो इनकम हो गई 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। यहाँ पर 1/1 माइनस बी देखे तो ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है और ए और आई सारी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स हैं। तो हम लोगों को अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालनी होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जितने भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स है उसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता ए 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस वाई, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एडी इज इक्वल्स टू एएस वेयर वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस वाई। इसके अकॉर्डिंग भी हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस अप्रोच। लीकेजेस मींस एनीथिंग व्हिच डज नॉट रीच टू द फर्म, मतलब ऐसा कोई भी फ्लो जो फर्म तक नहीं पहुंच रहा, मतलब यहाँ इनकम का विड्रॉवल हो गया। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जो इनकम का विड्रॉवल होता है वो होता है सेविंग्स के कारण। सेविंग्स के कारण हमारा फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाता है। और इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, जब कुछ एक्स्ट्रा फर्म्स के पास में पहुंच गया, जो एक्स्ट्रा फर्म्स के पास में पहुंचता है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस, जो नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो लीकेजेस है हमारी सेविंग्स और इंजेक्शंस हमारे इन्वेस्टमेंट्स। टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, द अनदर अप्रोच इज द सेविंग्स एंड लीकेजेस अप्रोच। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहां हमारी सेविंग्स और इंजेक्शंस बराबर है, उस पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बराबर होगा। अगर हम कर्व की बात करें, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस होता है, सेविंग्स हमारा अपवर्ड स्लोप होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पे इक्विलिब्रियम है। जहां पे एस आपका जीरो होता है उस पॉइंट को हमने ब्रेक इवन पॉइंट बोला था, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। व्हाट इफ द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल, मतलब हमारे डिसइक्विलिब्रियम है, तो हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ तो सेविंग्स आपकी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा या सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट होगा। इफ सेविंग्स आर मोर, दैट मीन्स आपने कंजम्पशन कम किया है, और कंजम्पशन कम किया है दैट मीन्स इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक बच गया, और अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शंस को कम कर देंगे एंड देयर विल बी लेसर एम्प्लॉयमेंट, लेसर इनकम जनरेशन, और लेस इनकम जनरेशन होगी तो हमारी सेविंग्स भी रिड्यूस हो जाएगी एंड वी विल रीच टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट।
व्हाट इफ द सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स आपने कंजम्पशन ज्यादा किया है, और कंजम्पशन ज्यादा किया है दैट मीन्स देयर इज सम अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। अनफुलफिल्ड डिमांड है तो प्रोड्यूसर्स अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन को प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, और हमारी इनकम एंड आउटपुट जनरेशन बढ़ जाएगा और सेविंग्स बढ़ जाएगी। सेविंग्स बढ़ जाएगी देन अगेन वी विल रीच टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम एडी और एएस अप्रोच एंड सेविंग्स एंड इंजेक्शन अप्रोच को साथ में देखें तो साथ में हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनता है। जस्ट डू रिमेंबर ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम पॉइंट पे आना है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है वेयर सी इज इक्वल्स टू वाई, और इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वेयर एस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस। फिर अगर हम सेविंग्स फंक्शन में बात करें तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है वेयर एस इज इक्वल्स टू जीरो एंड इक्विलिब्रियम होता है वेयर एस इज इक्वल्स टू आई। बस इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को एक जगह लेकर आना है, इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो उस वहां पे हमारा एडीएस अप्रोच से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना सकते हैं। तो हियर इज द पॉइंट वेयर सी इज इक्वल्स टू वाई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहीं पे हम लोगों को सेविंग फंक्शन में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, दैट मीन सेविंग शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जहां एडी इज इक्वल्स टू एएस है उस पॉइंट पे हमारा एस और आई इक्वल होगा। बस इन दोनों की हेल्प से हम लोग सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं दोनों मेथड से। आगे हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप की। डिफ्लेशनरी गैप क्या बोलता है, अगर आपकी एक्चुअल डिमांड कम है, अगर आपकी एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारी डिमांड कम है जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो गैप जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज होते तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हम आराम से 1000 यूनिट की होती, बट अभी हमारी एक्चुअल डिमांड फॉर एग्जाम्पल कम है, इट इज 800 यूनिट्स ओनली। कम होने का कारण क्या है, बिकॉज आवर इकोनॉमी कैन बी इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन। मतलब ये कब होता है, रिसेशन के सिचुएशन में होता है, जब हमारी बिजनेस साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन चल रहे हैं तब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तब उस सिचुएशन में देयर जनरेट्स अ डिफ्लेशनरी गैप जिसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस इज द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मेरी एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस वाज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया तो सप्लायर्स को तो नहीं पता, अभी हमारी सबसे पहले डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है दैट मीन्स दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड एट ए लेवल विच इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इतनी हमारी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही थी इकोनॉमी में, इतनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही थी, इतनी मेरी सप्लाई है, इतनी मेरी डिमांड है, तो दिस गैप इज नॉन एज द डिफ्लेशनरी गैप। अगर हमारा अनसोल्ड स्टॉक बच गया तो फॉर द प्रोड्यूसर्स विल प्लान कट इन द प्रोडक्शंस, दैट मीन्स हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी एंड वी विल रीच टू द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट विल बी लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है and equilibrium occurs at a point which is less than the GDP, less than the potential GDP। इस सिचुएशन में हमारी नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी सब कुछ रिड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप का। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। मगर मतलब क्या है, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता तो हमारी इकोनॉमी में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, बट नाउ द कंज्यूमर आर डिमांडिंग मोर। अब ये मोर वाई दे आर डिमांडिंग मोर, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन फेज में हैं तो लोगों की इनकम ज्यादा है इसलिए दे आर डिमांडिंग मोर। बट कैन द प्रोडक्शन इंक्रीज, नो, वी आर ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारा ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है, दैट मीन्स वी कांट इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता बट एग्रीगेट डिमांड इज मोर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो उस सिचुएशन में रियल आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी नॉमिनल आउटपुट और नॉमिनल इनकम हमारी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी वर ऑलरेडी वर्किंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो एम्प्लॉयमेंट वही रहने वाला है, लेकिन हमारी नॉमिनल आउटपुट और नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है। रियल इनकम और रियल आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब हमारे इन्फ्लेशन की वजह से होता है।
ये इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप हो गया. नेक्स्ट अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट्स बदल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इनकम, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाए हैं तो डू यू रिमेंबर मेरा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 100 करोड़ से नहीं बढ़ेगा, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बोलता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलता है कि हमेशा जितना मेरा इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रहा है उसके मल्टीपल टाइम्स मेरा इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होगा. और कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा, उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इससे 99% चांस रहता है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज 1/1 माइनस एमपीसी. यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 1/एमपीएस. यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 1/1 माइनस बी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर जब हमें पता है तो मल्टीप्लायर का क्या रोल होता है, ये बताता है अगर मेरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं तो कितने मल्टीपल टाइम्स मेरी इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ेगी. तो हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन इनकम? द चेंज इन इनकम विल बी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर आपका एमपीसी 0.8 है तो उस सिचुएशन में मल्टीप्लायर कैसे आएगा? 1/1 माइनस 0.8. इट विल बी 1/1 माइनस 0.2. दैट मीन्स इट विल बी 5 टाइम्स. मल्टीप्लायर 5 टाइम्स. तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाया है तो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल इंक्रीज बाय 500 करोड़. यह मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहता है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.